And today we are going to discuss on REIT and the infrastructure of real estate investment trust in India. So let's start. हर बार की तरह इस बार भी एक कहानी के साथ आपके सामने रीट का कॉन्सेप्ट रखूंगा। महाभारत में राजा शल्य जो थे वो नकुल और सहदेव के मामा थे। नकुल और सहदेव मामा के मामा थे, तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं युद्ध में पांडवों का साथ दूंगा। और वो युद्ध में पांडवों का साथ देने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर निकलते हैं। रास्ते में उनका भव्य स्वागत किया जाता है, तरह तरह के खाने पीने वगैरह की चीजें रखी जाती है, और इस आवभगत से खुश होकर के वो वचन दे देते हैं कि मैं युद्ध में आपका साथ दूंगा। जब वो वचन देते हैं, उसके बाद उन्हें ज्ञान होता है कि जिसने उनके आवभगत और सेवा की वो युधिष्ठिर नहीं बल्कि दुर्योधन थे। अब शल्य क्षत्रिय थे और वचन दे चुके थे, तो अब उन्हें ना चाहते हुए भी युद्ध में कौरवों का साथ देना पड़ा। शल्य उस समय के सबसे सक्षम सारथियों में से एक गिने जाते थे एंड चुना गया था उन्हें अर्जुन के रथ का निर्वहन करने के लिए। परंतु जब शल्य कौरवों की तरफ गए तो उनके पास कोई उपाय नहीं बचा था। यहाँ पे एक विडंबना आ गई। शल्य का पथ बदल चुका था। उनका पथ अब पांडवों की जगह कौरवों की तरफ हो गया था। वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, परंतु उनका मन नहीं बदला था। उनका मन अभी भी पांडवों की तरफ ही था। जब युद्ध में कर्ण के रथ को उन्होंने संभाला, तो वो लगातार अर्जुन की प्रशंसा करते रहे और कर्ण को हतोत्साहित करते रहे। उसके बाद जो हुआ वो आप और मैं सब जानते हैं। इससे हम ये सीखते हैं कि जब जब आपकी आपकी गति बदल जाती है लेकिन आपका मन नहीं बदलता, तो ऐसे में क्या होता है। आज के समय में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसा ही उदाहरण है जिसमें आपका मन, आज के दिन हमारा प्रॉपर्टी में निवेश करने का नजरिया बदल गया है, लेकिन प्रॉपर्टी की तरफ जो हमारा झुकाव है, जो हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, वो नहीं बदला है। आज भी इंडिया में प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट प्रॉपर्टी के इस निवेश को एक स्ट्रक्चर्ड वे में करने का तरीका है। आइए देखते हैं रीट्स में क्या है। आज के दिन भारत में, मैं आपको शुरू करने से पहले बताऊं कि आज के दिन भारत में 5 रीट्स लिस्टेड है। सिर्फ पांच रीट्स लिस्टेड है। टोटल मार्केट साइज करीब 2.5 लाख करोड़ की है और करीब 26,000 करोड़ से ज्यादा का रेंट ये ऑलरेडी भुगतान कर चुके हैं। एक साधारण भाषा में कहें तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हमारी प्रॉपर्टी में निवेश करने की जो कुछ समस्याएं हैं, बड़ा टिकट साइज, टेनेंट्स को मैनेज करना, क्वार्टरली या मंथली बेसिस पे रेंट कलेक्ट करना, लिक्विडिटी की जो इश्यू है, उनको सॉल्व करता है। अगर आप सोचो कि गुड़गांव में या सिकंदराबाद में या हैदराबाद में या बैंगलोर में या मुंबई के अब जो नए ऑफिसेज बन रहे हैं, उन ऑफिसेज में आप जेपी मॉर्गन, आईबीएम, गूगल या इन कंपनियों को अपना टेनेंट बनाना चाहते हो, जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। अगर आप चाहते हो कि डीएलएफ में एक नया ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर खुल रहा है और उसमें आईबीएम और गूगल और टेस्ला एज अ टेनेंट अपना ऑफिस ऑक्यूपाई करना चाहते हैं और आप उनको वो ऑफिस रेंट पे देना चाहते हो, दिस इज पॉसिबल थ्रू रीट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए आप प्रॉपर्टी लेकर के एक स्ट्रक्चर्ड वे में मल्टीनेशनल कंपनीज को अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दे सकते हो, और आप एक रेगुलर किराया प्लस एप्रिसिएशन दोनों अर्न कर सकते हो। पिछले 6 साल में, 7 साल में जो रीट्स ऑलरेडी लिस्टेड है, उनकी ट्रेजेक्ट्री में आपसे शेयर करूंगा कि वो कितना सेफ है, कितना लिक्विडिटी है और कितना रिटर्न उन्होंने कमाया, उस रिटर्न पे आपको क्या टैक्स लगा वगैरह वगैरह। तो आज ये रीट्स की पूरी कहानी मैं आपके सामने ओपन करके रखने वाला हूँ। सो मेरे साथ जुड़े रहें और ध्यान रहे। पिछले वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं।
आज की भी सेमिनार की रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पर अपडेट की जाएगी। अगर आप मिस करते हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर के ये सारी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। मीटिंग खत्म होने के बाद आप सब जो लोग क्यूआर कोड के जरिए रजिस्टर करते हो, तो आपको इस मीटिंग की जो भी ये टूल किट में आपके सामने प्रेजेंटेशन वगैरह जो डिस्कस कर रहा हूँ वो, और आज की मीटिंग की रिकॉर्डिंग आपके मेल बॉक्स में पहुंचा दी जाएगी। आइए चलते हैं रीट को और डिटेल में समझते हैं क्या होता है रीट। इंडिया में 2014 में सेबी ने रीट की रेगुलेशंस को लागू किया एंड उसके बाद 2019 में पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एम्बेसी ऑफिस पार्क्स ने लॉन्च किया, विच इज प्राइमरीली फोकसिंग ऑन बैंगलोर ओरिएंटेड प्रॉपर्टीज। आप बैंगलोर का नाम सुन करके आपके दिमाग में इन द बैकग्राउंड वी आर सीइंग बिग हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बड़े बड़े एमएनसीज के टेक कंपनीज के ऑफिसेज है। यस, आज के दिन हैदराबाद इज ऑल्सो अ सिमिलर स्पेस जहाँ पे गूगल और बाकी कंपनियां डेटा सेंटर्स ओपन कर रही है। जब कोई विदेशी कंपनी या जब कोई मल्टीनेशनल कोई डेटा सेंटर या ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर खोलती है, तो वो पूरा ऑफिस स्पेस खुद नहीं खरीदती, वो रेंट पे स्पेस लेते हैं, को वर्किंग के जरिए काम करते हैं। और उसमें जिसने निवेश किया, जिस बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर ने निवेश किया, he gets a share of the rental income out of this। पिछले पांच पिछले व्हाट इज इट फ्रॉम 2014 टिल 2026, पिछले 12 वर्षों में 5 ऐसे रियल एस्टेट ट्रस्ट इंडिया में एस्टैब्लिश हुए। 2019 में एम्बेसी, 2020 में माइंड स्पेस, ब्रुकफील्ड 2021 में, 2023 में नेक्सस और 2024 में नॉलेज रियलिटी लिस्ट हुआ। इन 5 के अलावा आज के दिन रियल एस्टेट का और कोई ट्रस्ट फिलहाल बाजार में नहीं है। पांचों का मिलाकर के करीब 2.5 लाख करोड़ की एसेट साइज है। आपको जानकर हैरानी होगी, पांचों की क्रेडिट रेटिंग इज ट्रिपल ए। ट्रिपल ए इज द हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग गिवन टू एनी बॉन्ड इश्यूएंसेस। सो पांचों की क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए है। आपको और भी आगे मैं चलूंगा तो बताऊंगा कि कैसे इसमें हमारे एसेट्स सिक्योर्ड है। आइए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये एक ब्लूप्रिंट है कि पांचों में क्या है। एम्बेसी का जो प्रोमोटर है दैट इज द एम्बेसी ग्रुप, माइंडस्पेस में रहेजा ग्रुप है, ब्रुकफील्ड में ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, नेक्सस के विनफोर्ड इन्वेस्टमेंट्स है, नॉलेज रियलिटी में सत्वा ग्रुप एंड ब्लैकस्टोन इज द पार्टनर। इन पांचों में सिर्फ एक नेक्सस जो ट्रस्ट है, नेक्सस का जो रियल एस्टेट ट्रस्ट है, इट इज फोकसिंग ऑन रिटेल। रिटेल मतलब आप डीएलएफ मॉल देखते हो या मॉल ऑफ इंडिया देखते हो या वेगस मॉल देखते हो या जो बॉम्बे में मॉल्स देखते हो, तो इन मॉल्स में जो रिटेल स्पेसेस है जो मल्टीनेशनल ब्रांड्स को दिए जाते हैं, नेक्सस वर्क्स इनटू रिटेल। बाकी चारों ऑफिस स्पेस में या जीसीसीज में या डेटा सेंटर्स में काम करता है। तो बेसिकली आप समझ सकते हो, नेक्सस के जो टेनेंट्स होंगे वो रिटेल ब्रांड्स होंगे। नॉलेज रियलिटी, ब्रुकफील्ड या माइंडस्पेस या एम्बेसी के जो टेनेंट्स होंगे वो जनरली बड़े मल्टीनेशनल होंगे, जैसे कि गूगल या आईबीएम या कॉग्निजेंट या डिलॉयट या ऐसी कंपनीज होंगी। यील्ड की बात करें, यील्ड की, सिर्फ यील्ड की, इनमें से रेंटल यील्ड क्या है, अभी मैं एप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, रेंटल यील्ड की बात कर रहा हूँ। रेंटल यील्ड रेंजेस बिटवीन 5% to 5.45%। इसमें देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स का रेंटल यील्ड इज अराउंड 6%। कोई बता सकता है कि एम्बेसी की रेंटल यील्ड बाकियों के मुकाबले 1% ज्यादा क्यों है? एनीबडी? लेट मी टेल यू। एम्बेसी के ज्यादातर एसेट्स बैंगलोर में है, और आप सबने देखा पीछे 2022-23 में बहुत हंगामा हुआ था बैंगलोर के रेंटल्स को सुन करके। सो बैंगलोर एज अ सिटी हैज अ रिलेटिवली हायर रेंटल यील्ड एंड दैट इज आल्सो द केस टुडे विद हैदराबाद। बट क्योंकि उस समय एम्बेसी ऑफिस पार्क्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे विच वर वर्किंग इनटू बैंगलोर एंड दैट स्पेस, तो उन्होंने वहां पे बहुत मुनाफा कमाया। आज के दिन अगर हम बात करें, Mindspace is one such company which is building up big assets। In fact, पांचों नहीं, चारों ही हैदराबाद में बहुत सिग्निफिकेंट एसेट
रीबिल्डिंग कर रहे हैं, एक्वायर ऑफिस स्पेस एक्वायर कर रहे हैं। सो दिस इज द रेंटल यील्ड। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो इसमें देखने का होता है वो होता है लेवरेज की। इनकी जो 2.5 करोड़ की एसेट बुक है उसमें लेवरेज कितना है। तो एम्बेसी हैज अ लेवरेज ऑफ अराउंड 32%, बट बाकी सबकी लेवरेजिंग 18 से 30% के बीच में है। सो एम्बेसी एंड ब्रुकफील्ड हैव अ लेवरेज, मतलब कि इनकी बुक्स में लोन जो है that is 30% of the total book size. That's the highest loan liability carrying in this case. This is important to understand कि कितना leverage पे है ये। And जो yield आप ये देख रहे हो, this yield is after paying the interest cost. Interest cost पे करने के बाद की net yield है जो ये निवेशकों को या इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, राइट। ये है इनके, ये था अभी हमने देखा यील्ड। अब हम देखते हैं कि कैपिटल एप्रिसिएशन क्या हुआ, क्योंकि ये पांचों ही प्रोडक्ट लिस्टेड है विच इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बाय सेबी। तो इनकी एनएवी आप ट्रैक कर सकते हो, और क्योंकि ये लिस्टेड है तो आप ये भी समझ गए कि इनमें आप कभी भी निवेश कर सकते हो और कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हो। यूनिट साइज इज रेंजिंग बिटवीन 117 रुपीज टिल 457 रुपीज। मतलब अगर आपको रीट का एक शेयर खरीदना है नॉलेज रियलिटी का, तो उसका दाम है 117 रुपए। अगर आपको सबसे महंगा वाला खरीदना है माइंड स्पेस का, तो उसके एक शेयर का दाम 457 रुपए में है। तो आप 100 से 500 रुपए के बीच में किसी भी रीट का एक शेयर खरीद सकते हो। जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर आप शेयर्स खरीदते हो वैसे खरीद सकते हो। आइए देखते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन क्या है। ये कैपिटल एप्रिसिएशन दिखा रहा है पिछले 1 से 5 साल का इनका एप्रिसिएशन। एंड आप देखोगे 99-100% ऑफ द केसेस में, पांचों के केस में, द वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड सिग्निफिकेंटली। इस एप्रिसिएशन को अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो देन द टोटल यील्ड विच विल कम इज समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज द टोटल रिटर्न, जिसमें 5 से 6% की आपकी रेंटल यील्ड है। और कैपिटल एप्रिसिएशन, एम्बेसी में कैपिटल एप्रिसिएशन इज अराउंड 10 to 12%। आपकी टोटल यील्ड आ गई 12 + 6 18%। माइंड स्पेस में कैपिटल एप्रिसिएशन इज 8 to 10%, टोटल यील्ड 15%। ब्रुकफील्ड में 14%। नेक्सस में देयर इज सम आर्बिट्राज एट दिस मोमेंट, क्योंकि पीछे उसके प्राइस बहुत जबरदस्त अप्रिशिएट हुए पिछले एक साल में। द प्राइस हैव गॉन अप सिग्निफिकेंटली, राइट। एंड दिस इज अ वेरी न्यू अमॉन्ग्स द अदर्स। ये 3 साल पुराना प्रोडक्ट है। सो दिस इज एन एबरेशन, डोंट एक्सपेक्ट दिस टू कंटिन्यू, क्योंकि ये प्राइस ऑलरेडी अप्रिशिएट हो चुका है। बट आई वांट टू शो यू कि इन प्रोडक्ट्स में देयर इज अ रेंटल यील्ड जो आपको हर 3 महीने पे मिलती है, प्लस देयर इज अ प्राइस एप्रिसिएशन व्हिच इज हैपनिंग बिटवीन, जैसा कि हम नॉर्मली प्रॉपर्टी में देखते हैं। आपने प्रॉपर्टी अगर किराए पे दी तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू एप्रिशिएट होती रहती है, साथ साथ आपको हर महीने एक रेंटल यील्ड भी मिलती रहती है। इन पांचों की बैलेंस शीट को हमने निकाल करके यहाँ आपके सामने रखा है, एंड इट्स वेरी इजी क्योंकि ये सारे लिस्टेड है। तो आप इनकी बैलेंस शीट को मैंने यहाँ पे लिंक किया है, मैं आपको लेके जाता हूँ। इनके क्वार्टरली प्रेजेंटेशंस हर क्वार्टर रिलीज होते हैं। दिस इज द लेटेस्ट क्वार्टरली प्रेजेंटेशन ऑफ एम्बेसी ऑफिस पार्क रीट। और इसमें आप इनके सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स, ये जो बता रहे हैं कि इन्होंने 17% का यील्ड डिलीवर किया है, वो यहाँ पे रिटन है। एंड दिस इज सबमिटेड विथ सेबी, सो ऑल द डेटा विच इज पब्लिश्ड इज लेटेस्ट एंड वेरीफाइड बाय सेबी। इसके अलावा इस प्रेस रिलीज में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, अराउंड से दिस इज व्हाट दिस वुड बी अराउंड लाइक से 15-16 पेजेस का प्रेजेंटेशन है। और इस प्रेजेंटेशन में उनके की हाइलाइट्स, बिजनेस अपडेट्स, डेवलपमेंट, फाइनेंशियल्स, लोन, कितने एरिया स्क्वायर फीट इनके पास अभी है जो मैनेज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज रिटन इन अ वेरी प्रेजेंटेबल मैनर। इसमें इनके एसेट्स की डिटेल्स भी है। ये एम्बेसी का गोल्फ लिंक बैंगलोर का ऑफिस पार्क है जिसकी एक्चुअल पिक्चर है यहाँ पे। एम्बेसी जेनिथ बैंगलोर की एक्चुअल पिक्चर है यहाँ पे। एम्बेसी टेक जोन पुणे, एम्बेसी माइंतरा बैंगलोर, ये सारे एक्चुअल प्रोजेक्ट्स हैं जो इनके ऑलरेडी ओन्ड है एंड जिसपे ऑलरेडी रेंटल यील्ड ये कमा रहे हैं। एंड दिस प्रेजेंटेशन इज fairly exhaustive, covering the details of property, covering the details of rental income,
covering the details of their loan liabilities, their balance sheet, कितना debt coverage है, कितना debt to income, interest to income coverage ratio है, everything is there in this. बट हम चाहते हैं कि आप ये इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस देखें, को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वी हैव ऑलरेडी समराइज द डेटा विथ यू. ये चीट शीट जब हम आपको देंगे तो इसमें ये लिंक्ड है. जैसे मैंने एम्बेसी का लिंक किया वैसे ही माइंड स्पेस का भी यहाँ पे लिंक किया हुआ है. जब आपको ये प्रेजेंटेशन मिलेगा यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड इट विल टेक यू टू द वेबसाइट वेयर यू कैन गेट दैट डिटेल्स. So this is the presentation of Mindspace. Again, this is of 27th of January 2026, which is the latest quarter presentation. अच्छी बात यह है कि अलग अलग प्रेजेंटेशन में द फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय सेबी. तो की हाइलाइट्स, प्रोजेक्ट, कितना एरिया मैनेज कर रहे हैं, क्या लोन है, क्या डेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, क्या उनका ईएसजी एक्सपोजर है, एवरीथिंग is published in a very homogeneous manner. आपको पांचों के अलग अलग प्रेजेंटेशन में बहुत डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं दिखेगा बिकॉज दिस इज मैंडेटेड बाय सेबी. और पांचों का प्रेजेंटेशन सिमिलर तर्ज पे मिलेगा कि कितना, जैसे ये माइंड स्पेस का है तो वो बता रहे हैं कि वो उनका पास 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया है जो उन्होंने लेट आउट कर रखा है. ये बता रहे हैं कि इनका 95% ऑफ द एरिया इज ऑलरेडी रेंटेड आउट. ये बता रहे हैं कि पिछले क्वार्टर में उन्होंने 6,714 मिलियन का रेवेन्यू अर्न किया और उस रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ थी वो बता रहे हैं. उनकी ग्रॉस लीजिंग, रीलीजिंग एरिया, वैकेंट एरिया कितनी है, पिछले क्वार्टर में कितनी वैकेंट एरिया थी, ओवरऑल 9 महीने में वेटेड एवरेज कितनी एरिया वैकेंट रही है, दिस इज ऑल्सो स्पेसिफाइड. रीलीजिंग का स्प्रेड, पोर्टफोलियो इन प्लेस, कितनी रेंटल यील्ड वो कमा रहे हैं, कितनी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज स्पेसिफाइड. कौन से उनके एसेट्स हैं, जैसे सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन. एक्चुअली मैसेज आ रहा है कुछ लोगों का कि जो स्लाइड्स प्रेजेंट हो रही है वो शो नहीं हो रही है, रॉन्ग रॉन्ग स्लाइड्स शो हो रही है वहां पर. अच्छा, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी रीडू दैट. ओके ओके, सॉरी. Sorry, the screen was not shared, only the presentation was shared with you. So I think now, so this is the presentation which I'm talking about. So Thank you, Rahul ji. thanks sir. So this is the presentation जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. और इस प्रेजेंटेशन में यहाँ पे जो कंपनी का नाम दिख रहा है, इस नाम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू द लेटेस्ट रिपोर्टेड प्रेजेंटेशन विच इज पब्लिश्ड बाय माइंडस्पेस. और वही प्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे खोला. So this is how it looks. So this presentation is published. The style of publishing the presentation is standardized by SEBI. So you get same information across different issuers. ये Mindspace का presentation है and आप देखोगे more or less जो table of contents है, ये दूसरा presentation है Embassy Office Parks का, और इसका भी आप table of content देखोगे more or less things will match. प्रेजेंट करने का तरीका भी मैचिंग है. नॉर्मली जब हम बैलेंस शीट्स पढ़ते हैं इट्स डिफिकल्ट टू रीड अ बैलेंस शीट. इन केस ऑफ रीट, थैंक्स टू आवर रेगुलेटर, इट हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड कि इनको अपने एसेट्स की डिटेल, अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स, अपने डिविडेंड की डिटेल्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डिटेल्स, लेवरेजिंग की डिटेल्स, प्रॉपर्टी की कितनी एरिया लेट आउट है उसकी डिटेल्स, everything is already published in on a quarterly basis. So when the data is very clearly published, it's very easy for a retail investor to understand the product and invest in a transparent manner. Now coming back to this, तो हमने चीट शीट बनाई इंडिविजुअल, एम्बेसी, माइंडस्पेस, ब्रुकफील्ड, नेक्सस और नॉलेज ट्रस्ट की. आइए देखते हैं जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसमें पैसा लगाते हो तो एक्चुअली आपके टेनेंट्स कौन है, हु इज द वन whom you are letting out your property to. Embassy में the major tenants are JP Morgan, Philips, Dolby, WeWork and IBM. Now इन नाम से आपको समझ में आ रहा है most of these companies are not into IT services.
इन नाम से आपको समझ में आ रहा है, मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर नॉट इनटू ऑफरिंग आईटी सर्विसेज। आईटी सर्विसेज में वी आर सीइंग अ चेंज, वी आर सीइंग अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन द वैल्यू ऑफ इंडियन आईटी स्टॉक्स, जिसके वजह से हो सकता है इन द आईटी सेक्टर हायरिंग कैन बी लिमिटेड। अगर हायरिंग कम होगी तो उनको ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट कम होगी, which can impact the revenue of the REIT. You're getting my point. So we are looking at an office space where IT is not predominant. Now let's look at the other one, mind space. अब आप यहाँ पे देखोगे इनके जो 6 टेनेंट्स हैं, टॉप 6 टेनेंट्स हैं माइंड स्पेस के, इसमें से हाईएस्ट द टॉप 3 आर कॉग्निजेंट, एल&टी एंड विप्रो। अब आप ये समझ गए देख के इमीडिएटली कि इन तीनों को आईटी सेक्टर में आने वाले डाउनफॉल की वजह से इम्पैक्ट होगा। सो नाउ यू हैव अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग कि माइंडस्पेस इज अ जीसीसी स्पेशलिस्ट, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्पेशलिस्ट। हो सकता है आने वाले साल 2 साल में when the IT sector is not hiring as many people as it was hiring, their demand for office space can reduce. Probably when the contracts come for renew, rental contract के जैसे होते हैं, साल हो गया आप फिर negotiate करोगे। I would request Tarun to mute the participant on the chat list. Okay. So जब ये contract renew होंगे तो Wipro, who is not earning a good revenue, will negotiate to reduce the rental. Rental के ऊपर negotiation होगा, rental कम होगी तो आपकी rental yield कम होगी। आप क्या कर सकते हो? Instead of investing into Mindspace, you can invest into Brookfield. You can invest into Embassy. या अगर आपने माइंड स्पेस रीट का शेयर ऑलरेडी परचेज किया है, आप उसको आज मार्केट में बेच के कल एम्बेसी का शेयर परचेज कर सकते हो। सो दैट इज द लिक्विडिटी इनटू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अनलाइक अ फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर आपकी प्रॉपर्टी में रेंट कम हो गया तो आप उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट नहीं कर सकते, या लिक्विडेट करोगे तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, मे बी 3 months, मे बी 6 months, मे बी 1 year। लिक्विडेट करके री इन्वेस्टमेंट करना इज अ बिग हेडेक। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आपके लिए लिक्विडेट करना इज अ 1 minute जॉब, री इन्वेस्ट करना इज अनदर मिनट जॉब। सो इट इज दैट इजी टू डील इनटू प्रॉपर्टी। Now let's look at, instead of going into individual this, but I will still go through the tenancy basically. Brookfield में the top tenants are multinationals and global capacity center with 45% exposure into global capacity centers. Okay, and Nexus, this is something unique because this is India's only retail oriented REIT. Retail REIT में the exposure is Shopper Stop, Signals, jewelry, F&B, fashion brands in orbit. Now you understand. आपको बिना बताए ये चीज समझ में आ गई कि अगर आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है विद इन रीट तो आप एक ऐसा ले सकते हो which is giving space banks and services. You can take a second one which is taking exposure into retail, and you can take a third one which is giving exposure of global capacity. मैं ओरिजिनली राजस्थान से हूँ, पला बढ़ा कलकत्ता में और अभी रहता हूँ दिल्ली में। और ज्यादातर हमारे साथ जुड़े हुए पब्लिक सेक्टर के लोग हैं, वो भी ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए जाते हैं। तो आपने नौकरी शुरू की दिल्ली से, बीच में आपकी पोस्टिंग से विजयपुर में हो गई और लास्ट में फिर आपकी पोस्टिंग बैंगलोर हो गई। हम भी ऐसा ही करते हैं, जहां जहां पोस्टिंग होती गई वहां वहां एक प्रॉपर्टी बनाते गए। रियल एस्टेट ट्रस्ट में डाइवर्सिफिकेशन इतना मुश्किल नहीं है, आप 2 या 3 अलग अलग कैटेगरी के शेयर्स खरीद सकते हो, एंड दिस विल गिव यू एन अप्रोप्रिएट डाइवर्सिफिकेशन within the real estate trust as a category. So that's the opportunity. Talking about the last one, knowledge reality, इसके यूनिक पार्ट ओवर ही, इसके सबसे बड़े क्लाइंट्स आर द ऑडिट फर्म्स। ऑडिट फर्म्स वो बिजनेस है जिसमें कोई रिसेशन या कोई मंदी का दौर नहीं आता, दे गेट अ रेगुलर what you say business out of it. Digital giants Amazon and JP Morgans are its top tenants. So this again gives you a sort of sensitivity that the underlying tenants
are not very much prone to the AI or the IT related bubble in this case. They are still prone, but not as prone as Mindspace. So you got that gap in between. Now coming to the geographical spread, we understand property is a very geography centric market. दिल्ली का प्रॉपर्टी डीलर आपको बैंगलोर की प्रॉपर्टी के बारे में आइडिया नहीं दे सकता. दिल्ली में जनकपुरी का प्रॉपर्टी डीलर आपको वसंत विहार की प्रॉपर्टी का ज्यादा आइडिया नहीं दे सकता. प्रॉपर्टी इज अ geographical nuance, and here we see Embassy is primarily focused in Gurgaon and Bangalore. Hyderabad Mindspace is the biggest one, Hyderabad and Bombay region में. So now you can also make a choice कि अगर आपको हैदराबाद के व्हाट यू से डेटा सेंटर्स में एक्सपोजर लेना है, हैदराबाद के डेटा सेंटर्स में एक्सपोजर लेना है, देन एम्बेसी एंड ब्रुकफील्ड इज योर चॉइस. आपको बैंगलोर के कैपेसिटी सेंटर्स में एक्सपोजर लेना है, then knowledge or embassy is your choice. So you can also selectively choose, because people, those who are at a particular geographical location, they have a broader understanding of what is going on around them, and they would be wanting to take exposure into that particular geographical area. So you can do that also over here, and this spread is also very well captured in every presentation on a quarter basis, which is published with SEBI also. These are the updated financials. फाइनेंशियल्स में जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहली चीज आपका यील्ड क्या आ रहा है, एंड यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द यील्ड रेंजेस बिटवीन 5% to 6%. एम्बेसी ऑफिस पार्क्स का यील्ड थोड़ा सा ज्यादा है because of their higher exposure into Hyderabad and Bangalore, which are the highest yielding market currently in India. Leverage, again, Embassy has the highest leverage, but इस leverage को अगर आप compare करोगे, highest leverage is say 32% and leverage cost is 7.3%. So हाईएस्ट लेवरेजिंग है, लेकिन इनका लेवरेज कॉस्ट सबसे लो है. सो दैट मेक्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी, यू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ द स्टोरी. हाईएस्ट लेवरेज है, हाँ ठीक है, लेकिन उस लेवरेज के बदले में उनको रेंटल यील्ड भी ज्यादा आ रही है और उनका डेट सर्विसिंग कॉस्ट कम है. सो दैट मेक्स एन आइडियल चॉइस. That makes an ideal choice. Absolute number of 32% will give you only one side of the story. Moving on, next is, just a moment. This is what we already discussed. Taxation is something very important. From January 2026, REITs has been reclassified as equity. तो आपको टैक्स के बारे में कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है. अगर आप रीट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक साल से पहले इट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट 20%. एक साल के बाद इट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट 12%. दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट. अगर आप रीट में किसी म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हो, जी हाँ, म्यूचुअल फंड्स भी रीट में निवेश करते हैं, एंड पर्टिकुलरली अगर आप SIF में निवेश करते हो या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में निवेश करते हो या इक्विटी फंड में भी निवेश करते हो, तो दे हैव अ स्मॉल एक्सपोजर इनटू रीट. जब आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश कर रहे हो तो आपको टैक्सेशन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. इट इज बीइंग टेकन केयर बाय द म्यूचुअल फंड. लेकिन जब आप खुद स्वयं निवेश करते हो तो रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी. देयर इज अ स्पेसिफिक table in the income tax where you have to report that investments into REIT. तो वो रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी. If you have a chart, it's not complicated, but you will have to do that reporting. एक और चीज, REIT में there is a class. रिकॉर्ड रखो. हाँ हाँ फोन नंबरটা বললে রেকর্ড করতে. এটা एक और चीज, रीट में एक और क्लासिफिकेशन है. जो डिविडेंड आ रही है दैट विल बी ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल डिविडेंड. डिविडेंड में यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन है. अगर रीट को एक स्पेशल
पर्पस व्हीकल का एग्जेम्पशन प्राप्त है तो आपके केस में डिविडेंड इज तरुण, आई वुड रिक्वेस्ट यू पुट एवरीबडी ऑन म्यूट यार। अब देखो कल से बारिश Sorry for that inconvenience. So what happens is, but as of now, none of the special purpose vehicle is getting a special tax exemption. So आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जो भी डिविडेंड आपको मिल रहा है that is taxed as normally. एक और इसमें एनोमली है, रीट आपको डिविडेंड जो उन्होंने रेंटल कमाया उस रेंटल के हिसाब से वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट इज डिविडेंड। लेकिन आपने देखा आपने देखा कि 400 रुपए पे लॉन्च किया गया रीट आज उसकी वैल्यू करीब 450 या 500 हो गई है। सो देयर इज अ कैपिटल एप्रिसिएशन आल्सो, राइट। आपने जो 400 रुपए मूलधन कैपिटल इन्वेस्ट किया था, रीट आपको उस कैपिटल को भी रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स योर कैपिटल मनी। अब आपके खाते में जब पैसा आ रहा है तो उसके दो रूप हो सकते हैं, एक डिविडेंड जिसका नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, दूसरा अगर रीट ने आपकी कैपिटल रिटर्न की है देन दैट कैपिटल विच इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ योर टैक्सेबल इनकम इज नॉट टैक्स्ड अगेन। आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एवरी क्वार्टर दे विल रिलीज कि जो डिविडेंड मैंने पे किया है उसमें ये पोर्शन इज द डिविडेंड, ये पोर्शन इज द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड अकॉर्डिंगली दैट पोर्शन इज नॉट टैक्सेबल इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आई थिंक आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, बट आपके फॉर्म 26 AS में भी ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा, तो आपको उसके ऊपर ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आप रीट्स में डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के जरिए निवेश करते हो तो कुछ फॉर्मेलिटीज या फाइलिंग या कंप्लायंसेस एक या दो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए इसको करते हो तो आपको उनको ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप रीट्स में म्यूचुअल फंड्स के जरिए कर रहे हो तो यू आर पेइंग डबल द चार्जेस। आप रीट के मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस भी देते हो और म्यूचुअल फंड के चार्जेस भी देते हो। लेट मी टेल यू, अभी एज ऑफ टुडे इंडिया में रीट स्पेसिफिक कोई म्यूचुअल फंड नहीं है, रीट स्पेसिफिक कोई म्यूचुअल फंड नहीं है। सो गिवन द फीस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन अ नॉमिनल रेंज, you can prefer to invest into REITs directly via the stock market. Again, that's not an advice. We are just discussing all of this today here from an educational perspective. नए इंस्ट्रूमेंट्स में SIF is one such instrument. SIF का primary objective is to give you stable returns while minimizing the risk. And we understand that there is a possibility SIF एज अ व्हीकल में रीट का एक्सपोजर अच्छा खासा हो सकता है, but that's anybody's guess at this moment. SIF were launched only in October last year. It has been less than like say 9 months as of today. It's still a wait and watch story. Let the product market be mature and then we can have a more detailed analysis on that. Let's understand what are the risk factors. ये सब अच्छी बातें थी कि रीट में ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये पॉसिबल है, वो पॉसिबल है। आइए देखते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या है। हमने देखा कोविड के बाद इमीडिएटली आईटी सेक्टर में सिग्निफिकेंट डिमांड फ्लश हो गया था। 2022-23 में भी यही हुआ था। एंड उस समय में अगर आप देखोगे, जो मैंने पीछे आपको चार्ट्स दिखाए थे, आप देखोगे इन 2022 एंड 23 मोस्ट ऑफ द रीट्स प्राइजेस फेल। 2022-23 में एम्बेसी का प्राइस उसके पार वैल्यू से नीचे चला गया था। सेम हैपेंड विथ माइंडस्पेस, सेम हैपेंड विथ ब्रूकफील्ड। नॉलेज रियलिटी उसमें एग्जिस्ट नहीं करता था। एंड सेम हैपेंड विथ नेक्सस। प्रॉपर्टी में आई मंदी के दौरान 2022-23 में, खासकर बैंगलोर और हैदराबाद मार्केट की प्रॉपर्टी की मंदी के दौरान इनके प्राइजेस नीचे गए थे। सो दैट इज द रिस्क इन दिस। कितना नीचे गए थे? अराउंड 18 to 20% तक नीचे चले गए थे। अराउंड 18 to 20% तक नीचे चले गए थे। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो प्रॉपर्टी के दाम भी ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन आप हर रोज अपने प्रॉपर्टी के दाम
जाके चेक नहीं करते हो, या उसका कोई इंडेक्स नहीं है जिसपे आप प्रॉपर्टी के दाम चेक कर सकते हो, तो उस उतार और चढ़ाव का आपको अंदाजा नहीं लगता। रीट में क्योंकि ये लिस्टेड है, तो प्राइस डेप्रिसिएशन कैन हैपन बेस्ड ऑन व्हाट इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव। अभी तो भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट्स कम करने की पोजीशन में है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो दीज आर कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर। एक नया ऑफिस, एक नया कैपेसिटी सेंटर, एक नया डेटा सेंटर बनाने में पैसा लगता है। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से इनका डेट बर्डन बढ़ता है। ये जो कॉस्ट ऑफ डेट आप देख रहे हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इनका कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ेगा, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इमीडिएटली इम्पैक्ट आएगा। So this is the not so good part of investing into REIT, which this is a risk factor which we need to consider. लीज रेन्यूअल रिस्क, मैं आपको दिखाता हूँ लीज रेन्यूअल रिस्क क्या होता है। इसमें एक फैक्टर होता है WACC, एंड आइए देखते हैं, वी हैव कवर्ड इट। I don't think that is there in my presentation. There's another factor called WAGC which shares कि आपके कितने दिन का रेंटल ऑलरेडी earmarked है। Let me see if I had covered it, but cost of debt, portfolio square feet, and this is not there. Let me go to the individual presentation. This is an important factor which you should consider before investing into REIT. ये फैक्टर आपको बताता है कि आज के दिन इनके पास कितने महीने का लीज रेंट ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, कितने महीने का लीज रेंट ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। दिस विल गिव यू अ ब्रॉडर आइडिया कि भाई आज जब हम बैठे हैं तो इनके पास 3 साल का या 6 साल का या 9 साल की लीज ऑलरेडी इनके पास है। तो अगले 9 साल तक ये जो ऑलरेडी कंपनियों ने इनका स्पेस लीज पे ले रखा है वो वेकेट नहीं कर पाएंगे, या अगर वो प्री मेच्योर वेकेशन करते हैं तो उनको वो चार्जेस पे करने पड़ेंगे। So that is one another important factor that I think it's not covered in my current presentation, but when we share it with you after the meeting, we will cover that WACC also in detail. वो हमें बताता है कि कितने महीने का लीज रेंट ऑलरेडी साइन किया जा चुका है। So that will give you a broader idea that risk, जिसकी लीज रेन्यूअल कम होगी, he will be subject to more renewable risk in that case. So these are the broader risk of investing into REITs. सेक्टरल रिस्क है, अगर इंडियन IT सर्विसेज में डिमांड कम होती है, हायरिंग कम होती है, दैट इज अ प्रॉब्लम। Interest rate, as of now, I don't see interest rate as a risk because there is relatively lower probability in the current geopolitical scenario to increase interest rate, not only by India but by any central bank. So I don't see interest rate as a risk. But lease renewal is a risk. But हमने जो चेक किया था, as of today, between 6 to 9 years सभी के rentals already leased out हैं. So that also is not a risk. So barring the office concentration to AI model, which is primarily focused on Mindspace, because Mindspace के ज़्यादातर rentals are in GCC focus. So Mindspace will be exposed to this kind of risk. Nexus will not be exposed to this kind of risk because क्योंकि इसके ज़्यादातर जो spaces हैं, those are lent out to retail stores like in malls which you see. So that's the one portfolio which is immune to this particular kind of risk. In terms of the tenants, this is the list of tenants: JP Morgan, IBM, ANSR for Embassy. Mindspace has BP, Scumberger, Qualcomm. Brookfield के top multinational companies are their tenants. Knowledge Park के JP Morgan, again Amazon are the rentals, and Nexus के big retail brands are the rental occupiers. This also gives you the exposure to GCCs. Embassy has 65% exposure to global capacity centers, which makes it further prone to that risk. Compared to that, Mindspace will be even more prone because it has 60% of its tenants within the GCC segment. And also compared to their top tenants, in case of Embassy, the top tenants are financial services and other companies, not the IT giants.
that makes it little less riskier compared to Mindspace. Sponsor credibility is important. Most of which are like internationally renowned corporates, and because the structure is a listed one, rating which is there gives you the broader identity of the any change in any of these factors will immediately impact the rating profile. So rating agencies will do a good job over here to immediately identify whether they put it on a rating watch or a negative rating or a say degradation of the rating profile. As of today, all REITs have a AAA rating. I think if you have any questions, because this part of the presentation is going a bit technical, you can stop me or you can post your questions in the chat box. Instead of taking your questions at the end, I can take your questions on the run itself. This gives you a broader comparison between REIT and other asset classes. Expected yield in REIT is between 5 to 6%, and this includes the appreciation. If you add on the appreciation, the average return in REIT post taxes, post expenses should be around 8% to 10%. आप REIT को अपने फिक्स्ड इनकम या प्रॉपर्टी का एक ऑल्टरनेटिव देखें. आप REIT को इक्विटी के ऑल्टरनेटिव में ना देखें, because ultimately this is a product where आप एक प्रॉपर्टी के यूनिट्स खरीद रहे हो फ्रैगमेंट में, और आप जो इनकम अर्न करोगे दैट विल बी प्राइमरी द रेंटल यील्ड इन दिस प्रॉपर्टी. सो इफ यू कंपेयर टू अ डायरेक्ट प्रॉपर्टी, आपको रीट में बहुत सारा फायदा है. आपकी लिक्विडिटी इसमें ज्यादा है, आप कभी भी खरीद या बेच सकते हो. आपके टेनेंट्स ज्यादा बड़े मल्टीनेशनल्स हैं, सो आपको रेंटल यील्ड भी ज्यादा मिलती है. कंपेयर टू 2 to 3% pre-tax in a property, you get 5 to 6% post-tax in a REIT. It's being professionally managed. It's also listed. Listed होने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है. If you are listed, you are subject to audit checks, you are subject to credit quality checks, and you are subject to quarterly reporting. Indian property market is not subject to all of these things. It's a very non-transparent sort of a market. REIT gives you that edge कि अगर आपका टिकट साइज कम है, आपको लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, और आपको फिर भी ज्यादा यील्ड कमानी है, आपको प्रॉपर्टी और टेनेंट्स को मैनेज नहीं करना, आप एक लोकल कंपनी या लोकल ऑफिस की जगह पे आप एक मल्टीनेशनल को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाहते हो, सो दैट इज वेयर REIT fills the gap from directly lending your property to investing into a REIT. Historically, हमने देखा the prices, the appreciation has been good between like say 8% to 12%. Assuming a normal rate of appreciation, तो 5-6% का yield, 3 से 4% का appreciation will give you like say post tax 8% के आसपास का yield into REIT. Now this is again a guidance. This is not any sort of recommendation. This should not be constructed at any sort of recommendation or advice. This is purely for education purpose only, because the product is very niche, the market is very niche. The limitation is that there are only 5 listed products, and the good part is that all 5 have their own unique either geographical niche or a capacity or a sector niche. For example, Nexus focuses on retail, Embassy and Mindspace focuses on say office spaces within Bangalore and Hyderabad. So Mumbai has another big retail player and Knowledge Park and others. So you can identify which particular asset manager here to choose. From an investor's perspective, REIT makes a perfect suitability for conservative investors to replace their fixed deposits and their property. But that does not mean कि आप अपनी property बेच के REIT में पैसा लगाओ. What I would broadly say, आप अपने core portfolio का, जो आपका fixed income generating portfolio है, जिसमें आप property, FD, insurance, NPS इन सबको रखते हो, उस portfolio का 20%, 30% can go into REIT.
once you start building confidence, there are people जिनका हमने investment कराया है and they're like say 70-80% of core portfolio is into REIT. That means उनके इनकम जनरेटिंग पोर्टफोलियो का 70-80% इज इनटू लिस्टेड REIT, जिससे उनको क्वार्टरली डिविडेंड आ रहा है. एंड फॉर रिस्क कैपेसिटी दे हैव अ सेपरेट पोर्टफोलियो व्हिच इज बिल्ड इनटू इक्विटी एज अ सेगमेंट, जिसमें वो PMS या AIF या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं. सो REIT इज टिपिकली अ सुटेबल प्रोडक्ट फॉर योर कोर फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो. Suitability of this product is not very much for young professionals or risk takers. This is a low risk product. This is a rental yielding product. So most suitable is for retirees, for low risk profile investors, for investors who are in their late 50s, want a regular income out of it. This is suitable product for that category, right? And how to invest? As simple, open a demat account. Market में tickers हैं, पांचों प्रोडक्ट्स हैं, पांचों प्रोडक्ट्स के जो भी टिकर्स है वो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किए हुए हैं. जैसे ब्रुकफील्ड के टिकर का नाम है BIRET, BIRET. माइंडस्पेस के टिकर का नाम माइंडस्पेस ही है. एम्बेसी के टिकर का नाम एम्बेसी है. नेक्सस के टिकर का नाम नेक्सस है. एंड नॉलेज रियलिटी के टिकर का नाम KREIT है. आप पूरा नाम भी सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, क्योंकि 5-6 प्रोडक्ट है तो आपके लिए खोजना भी आसान और इन्वेस्ट करना भी आसान होगा. जैसे आप शेयर्स परचेज सेल करते हो वैसे आप इसको परचेज सेल कर सकते हो. दिस आफ्टर January 26 इज क्लासिफाइड एज एन इक्विटी प्रोडक्ट. तो जो इक्विटी के टैक्सेशन है वही लगेंगे. ओनली थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज रिपोर्टिंग into your compliances with the income tax department. उसमें एक line of reporting has to be there. And for that reporting, you will need either the help of a chartered accountant, or if you are smart enough, you can take help of AI into this, but with caution, right? So that's it from my side on REIT. This framework and this entire structure will be shared with all of you guys, so that you can keep it. You can for a ready look into these cases. If you want to go deep dive into this, relevant quarterly presentations of the last quarter has already been inbuilt into this presentation for your easy access and for your understanding. So with this, we thank you for this session. Questions, if any, on REIT,